नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का भूगोल पार्ट 7 भारत मानव संसाधन का अध्ययन करते हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अध्ययन करते हैं। जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने लिखने के लिए हम किताब, कापी, पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कहते हैं। मानव सेवा में एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, ये जानते हैं। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य और कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक और तकनीक प्रशिक्षित लोग होते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश समृद्ध नहीं हो सकता एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहाँ के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए अधिक उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। भारत की जनसंख्या। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही थी। 1991 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार होना रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही आइए ये भी जान जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। जनसंख्या में परिवर्तन हुए। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर पर नियंत्रण के लिए विकास के लिए सरकार ने परिवार नियोजन के विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के राज्यों में निवास करती है। शेष जनसंख्या 22 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। मानव संसाधनों में संगठन। मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है कि उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जनघनत्व, जीवन स्तर आदि हैं। लिंगानुपात। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। यदि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का लिंगानुपात 1000 है तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है। यदि लिंगानुपात 1100 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या अधिक है। यदि लिंगानुपात 1000 से कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। मानचित्र 7.1 को देखकर बताइए कि किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है और किस राज्य का कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण भारत में बालिकाओं के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। कभी कभी घर में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है, जिसे बालिका भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात 2011 आप राज्य वाइज देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना है। साक्षरता दर भी देख लीजिए। भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार किस राज्य में कितना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साक्षरता स्तर।
मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है तथा गरीबी और अंधविश्वास को दूर किया जाता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर बनाने के प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का केवल छठा भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7% जनसंख्या साक्षर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः केरल, मिजोरम, गोवा हैं, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान हैं। जहाँ तक सर्वाधिक पुरुष एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता राज्य का प्रश्न है, केरल दोनों ही में प्रथम स्थान पर है। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत से स्थानों पर बालिकाओं के विद्यालय भेजने में भेदभाव किया जाता है, इसलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। सामान्यतः देखा जाता है बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने का बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की है, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक न रोके। वायु संरचना, हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के, कुछ अधिक आयु के वृद्ध होते हैं। इसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में विभिन्नता होती है। किसी भी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाएं बनाने में जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बहुत आवश्यक है। 2011 के अनुसार देख लेते हैं, 5 से 9 वर्ष के लिए जनगणना में पाए गए 9.3% हैं। 10 से 14 वर्ष तक की आयु के 10.5% हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु के लिए 60.3% हैं। 60 वर्ष से अधिक के लिए 11% हैं। अब भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्तों की तरह समूहीकृत आस पास है, जबकि कुछ भागों में अति गंगा जमुना के मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की भूमि समतल उपजाऊ है और अनुकूल जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है। यातायात की सुविधा एवं बड़े उद्योगों में रोजगार पाने के कारण समुद्र तटीय मैदानों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत जनगणना 2011 में किस राज्यों में कितनी थी। जनसंख्या का स्थानांतरण, आपने कभी सोचा है कि गांव और नगर में क्या अंतर है। गांव के लोगों की मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन, बागवानी है, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाओं, उद्योग, परिवहन में लगे हुए हैं। भारत गांव का देश है। गांव के विकास से ही देश की उन्नति होती है। जब गांव में भौतिक सुविधाओं, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजी रोटी की परेशानी होती है, तो गांव के लोग नगर की तरफ जाते हैं। गांव से नगरों की ओर और नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 31.2 हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने का नवीनीकरण में वृद्धि हो रही है। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अत्यंत चले जाने को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार पाने के लिए बाहर के देशों से भी बड़ी संख्या में गए हैं। बाहर के देशों में बड़ी संख्या में गए हैं। जनसंख्या वृद्धि, भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता उसकी तीव्र वृद्धि है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल में 16.7% जनसंख्या निवास करती है। भारत में प्रतिवर्ष औसतन 1.64 की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है अशिक्षा, उष्ण जलवायु, परंपरागत विचार, अन्य देशों से स्थानांतरण, मृत्यु दर में कमी। देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आकार में घनिष्ठ संबंध है। जब देश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, तब आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती।
तब देश